आखिर ये क्या हो रहा है अफगानिस्तान में और ये तालिबान क्या है और इसकी शुरुआत कैसे हुई, तो ये क्वेश्चंस आपके माइंड में आ ही रहे होंगे। तो ये पूरी डिटेल, पूरी इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिल जाएगी कि तालिबान की शुरुआत कैसे हुई, कैसे बना है तालिबान, इसका क्या मीनिंग होता है। तो पूरी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है आपको इस वीडियो में, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए, बीच में स्किप मत कीजिए। तो पिछले 2 महीनों से लगातार आपने खबरों में देखा ही होगा, लगातार लगभग 2 से ढाई महीने होने वाले हैं। पिछले 2 से ढाई महीनों से लगातार जो तालिबान है अफगानिस्तान में अपनी पकड़ बनाए हुए हैं और लगातार वो अपना कब्जा बढ़ाता ही जा रहा है और लगातार अपना कब्जा वो अफगानिस्तान के इलाकों पर बढ़ाता जा रहा है। और धीरे धीरे अब आपने सुना ही होगा, करंट की बिल्कुल न्यूज है ये कि जो तालिबान है उन्होंने आखिरकार प्रेसिडेंट हाउस पर अपना कब्जा कर लिया है। प्रेसिडेंट हाउस को भी अपने कब्जे में ले लिया और प्रेसिडेंट वहां से निकल चुके हैं। और जल्द ही यानी 16 अगस्त को आपने सुना होगा कि नए प्रेसिडेंट की घोषणा होने वाली है। तो आपको इस वीडियो में पूरी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है कि अफगानिस्तान में कौन नया प्रेसिडेंट होने वाला है, आखिर तालिबान ने कैसे अफगानिस्तान पर अपनी पकड़ इतनी मजबूत कर ली है, और क्या अफगानिस्तान को तालिबान से खतरा है या वो उसको प्रॉफिट देने वाला है या उससे उसको फायदा होने वाला है। क्या ये कोई पॉलिटिकल पार्टी है या कोई आतंकवादी गतिविधियां हैं। और यूएसए और यूएसएसआर का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है तालिबान को डेवलप करने में, क्या तालिबान की शुरुआत इन्हीं की वजह से हुई है, यूएसए ने अपनी आर्मी को आखिरकार वहां से क्यों हटाया, कितना मतलब टोटल कितने बिलियंस का या कितने ट्रिलियंस का टोटल सपोर्ट किया है अफगानिस्तान को, और तालिबान को कैसे डेवलप हुआ है अफगानिस्तान में, ये पूरी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करवाने वाली हूँ। 2 से ढाई महीनों से लगातार तालिबान अपनी पकड़ मजबूत बनाए जा रहा है और धीरे धीरे उसने प्रेसिडेंट हाउस पर भी कब्जा कर लिया है। तो धीरे धीरे अफगानिस्तान की सरकार की पकड़ धीरे धीरे कमजोर होती गई और फाइनली तालिबान ने राष्ट्रपति हाउस पर अपना कब्जा कर लिया। तो आपने देखा ही होगा न्यूज़ के अकॉर्डिंग, जो भी खबरों में सभी चैनल पर लगातार बताया ही जा रहा है कि न्यूज़ रिपोर्ट के अकॉर्डिंग यदि देखा जाए तो अफगानिस्तान तालिबान के पूरी तरह से कब्जे में आ चुका है। तो आखिरकार ये कौन है, तालिबान कहाँ से उभर कर आया है और क्यों। यूएसए ने अपनी आर्मी भेजी थी अफगानिस्तान में, तो क्यों भेजी थी यूएसए ने अपनी आर्मी अफगानिस्तान में, ये पूरी वीडियो में आपको इसमें बताऊंगी। तो आइए पहले स्टार्टिंग से देखते हैं इनिशियल कि अफगानिस्तान में क्या क्या हुआ है, कैसे इसकी बिगिनिंग हुई है आखिरकार तालिबान की। तो बात करते हैं हम 1979 से। तो 1979 से स्टार्ट करते हैं। 1979 में अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट और कम्युनिस्ट लीडर आप कह सकते हैं नूर मोहम्मद तारकी, जो कि स्क्रीन पर आपको उनकी इमेज दिखाई दे रही होगी, इनको मार दिया जाता है। तो इनको आखिर क्यों मारा जाता है ये भी मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में बताने वाली हूँ। और इसी के साथ जो सोवियत यूनियन अफगानिस्तान में इंटरफेयर करता है, तो इन्हें आखिरकार क्यों मार दिया जाता है। ये काफ़ी लीडर थे वहाँ पे और काफ़ी इनकी पहुँच परख थी पूरे अफगानिस्तान में। तो क्योंकि ये कम्युनिस्ट लीडर थे, कम्युनिस्ट से बिलोंग करते थे और उस पार्टी के लीडर थे, और इन्हें मारा भी एक कम्युनिस्ट मेंबर के थ्रू ही गया। तो अब इन्हें मारा किस टाइप से गया है, देखिए इन्हें सबसे पहले क्या कर लिया जाता है कि हफीजुल्लाह आमीन इन्हें गिरफ्तार कर लेते हैं और उसके बाद में इन्हें मार देते हैं। अब आखिर इन्होंने ऐसा क्यों मारा, तो ये भी मैं आपको इसमें पूरा बताने वाली हूँ। क्योंकि जो अफगानिस्तान था उसमें जो कम्युनिस्ट पार्टी थी वो भी 2 भागों में मनमुटाव जब उसमें होने लगा तो उनके द्वारा ही इन्हें मार दिया गया। तो स्टार्टिंग में क्या था कि जो नूर मोहम्मद तारकी जी थे वो मारने वाले थे हफीजुल्लाह आमीन को। तो इन दोनों में पहले से ही दुश्मनी डेवलप हो चुकी थी। तो जब हफीजुल्लाह आमीन को मौका मिला तो उन्होंने मौका देकर तारकी जी को मार डाला। अब बाद में क्या होता है कि जब ये मर जाते हैं तो जो पार्टी थी कम्युनिस्ट पार्टी, उसमें मनमुटाव होने लगता है, उसमें भी लड़ाई झगड़े होने लगते हैं। और धीरे धीरे जो पार्टी थी मनमुटाव के कारण पहले जो एक ग्रुप मेंबर था अब वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। 2 पार्ट्स में वो डिवाइड हो गई। देखिए स्क्रीन पर आपको जो 2 पार्ट्स दिखाई दे रहे हैं, इन दोनों पार्ट्स में जो पीडीपीए थी वो डिवाइड हो जाती है। तो जो तारकी जी थे, तारकी जी ने भी, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया, आमीन को मारने की कोशिश की थी और मौका मिलने पर हफीजुल्लाह आमीन ने तारकी को मार डाला। जब कम्युनिस्ट में इन फाइटिंग चल रही थी तो सेम उसी टाइम पे जो कम्युनिस्ट और इस्लामिस्ट की भी लड़ाई चल रही थी। अब इस्लामिस्ट क्या होता है, क्या मुस्लिम और इस्लामिस्ट सेम होता है, आगे मैं आपको उसको डिटेल में पूरा क्लियर कर दूंगी। और यदि आप इस पर डिटेल में वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो देखिए अफगानिस्तान में जो 1979 की बात की जा रही है, उसी टाइम का इसका जो पड़ोसी देश था, अफगानिस्तान के पड़ोसी देश की बात की जा रही है 1979 में, ईरान, उसमें भी क्या हो रहे थे, कुछ रिवॉल्यूशंस या क्रांतियां चल रही थी। तो वहाँ पर भी एक रिवॉल्यूशंस होता है, इसे 1979 ईरानियन रिवॉल्यूशन कहा जाता है। क्योंकि ये ईरान में हुआ था इसलिए इसे ईरानियन रिवॉल्यूशन कहा जाता है, और 1979 में होता है इसलिए 1979 ईरानियन रिवॉल्यूशन इसे कहा जाता है।
इस टाइम दोनों देशों की जो सिचुएशन थी वो काफ़ी सिमिलर थी, यानी कि जैसा रिवॉल्यूशन ईरान में चल रहा था सेम उसी टाइप का जो रिवॉल्यूशन से आप बता सकते हैं कि अफगानिस्तान में भी चल रहा था। तो एक तरफ क्या थे, इस्लामिस्ट थे, और दूसरी तरफ थे लेफ्टिस्टीज और कम्युनिस्ट। ये एक साइड होगा और एक साइड हो गए थे इस्लामिस्ट आपके। तो अब यहाँ पर क्या होता है, ये हम बात कर रहे हैं अभी ईरान की सिचुएशन देख लेते हैं कि क्या अफगानिस्तान जैसी सेम सिचुएशन यहाँ पर ईरान में थी। तो जो ईरान के राजा थे मोहम्मद रेजा पहलवी, ये इनकी जो विचारधारा थी या इनकी जो थिंकिंग थी वो काफ़ी मॉडर्न थी। तो ये मॉडर्निज्म और सेक्युलरिज्म में विश्वास करते थे। तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने सोचा कि हमारे देश का भी डेवलपमेंट हो, यहाँ पर भी विकास हो। तो इन्होंने काफ़ी जो प्रयास किए डेवलपमेंट के लिए, काफ़ी प्रयास किए इन्होंने, जनता के लिए भी बहुत सारे अच्छे अच्छे काम किए और फॉरेन ट्रेड्स को अपने यहाँ बुलाने की काफ़ी कोशिश की। बट क्या था कि जो भी, जैसे कोई भी डिक्टेटर होता है या कोई भी जब काफ़ी बड़ा अधिकारी बन जाए तो सभी की बात नहीं की जा रही, यहाँ पर कुछ लोगों की ऐसी मानसिकता होती है, मोस्ट ऑफ देम तो बट ऐसे ही होते हैं जिनमें सत्ता का लालच होता है। तो इनमें भी क्या था, सत्ता का लालच डेवलप हो गया था और इन्होंने उस सत्ता के लालच को पूरा करने के लिए, अपनी सत्ता की भूख को शांत करने के लिए इन्होंने क्या किया कि जो अपोजिशन वाले थे या अपोजिशन वाले प्रोटेस्टर थे उनको मरा दिया और उन पे दबाव डाला, उनको दबाया, और जो पॉलिटिकल पार्टीज थी उनको आउटफ्लो करवा दिया और पार्लियामेंट को भी इन्होंने डिसमिस करवा दी। कहाँ की बात की जा रही है, ईरान के राजा की बात की जा रही है। और इसी की वजह से वहाँ पर क्या होने लगा है, रिवॉल्यूशन होने लगा। काफ़ी इन्होंने भले डेवलपमेंट के लिए काम किया, लेकिन ये जनता को समझ में आ चुका था कि ये क्या कर रहे हैं, हमारे यहाँ डेवलपमेंट तो करवा रहे हैं लेकिन हमें अपनी सत्ता की भूख को शांत करने के लिए यूज़ कर रहे थे। जब जनता को समझ में आया तो उन्होंने क्या किया, इस राजा को ही मतलब वहाँ से हटा दिया। तो हटाने के लिए कोई एक झटके में तो राजा को हटा नहीं सकते, तो इसके लिए उन्होंने क्या किया कि वहाँ पर रिवॉल्यूशन हुआ और इस रिवॉल्यूशन को ही कहा जाता है इस्लामिस्ट ईरान रिवॉल्यूशन। अब क्यों कहा जाता है, क्योंकि इस टाइम पे क्या हुआ कि जो इस्लामिस्ट थे ईरान पर उन्होंने पूरी तरह से टेक ओवर कर लिया था, जो रिवॉल्यूशन हुआ, और इसी वजह से रिवॉल्यूशन हुई। और इस रिवॉल्यूशन में जो इस्लामिस्ट थे उन्होंने ईरान पर पूरा टेक ओवर कर लिया, कब्जा कर लिया था। और ईरान में यह सब देख अफगानिस्तान के हफीजुल्ला आमीन, जो कि ये कम्युनिस्ट थे, उन्हें भी अब डर लगने लगा क्योंकि उनका पड़ोसी देश था और खबरें काफ़ी इधर उधर से पड़ोसी राज्यों की हलचल काफ़ी देखने को मिलती है। जो पड़ोसी राज्य या देश होती है वहाँ पर उसका काफ़ी इफेक्ट देखने को मिलता है। तो उन्हें लगा कि क्या हमारे देश में भी पता नहीं ऐसा हो जाए, तो ये उनके मन में फियर डेवलप होने लगा और उन्हें ऐसा लगा कि कहीं हमारे देश में भी ऐसा नहीं हो जाए। इसलिए उन्होंने पहले इससे बचने के लिए नई आइडियोलॉजी डेवलप कर ली और उन्होंने क्या किया, रिलीजियस कंजर्वेशन करना स्टार्ट कर दिया, यानी लोगों को अपीस करना स्टार्ट कर दिया। रिलीजियस कंजर्वेशन, लोगों को अपीस करना चाहिए, ये उनके मन में आने लगा। इसलिए उन्होंने जो मॉस्क्यूज़ का कंस्ट्रक्शन भी स्टार्ट करवा दिया और जब वो स्पीच देते थे तो उन्होंने स्पीच में अल्लाह का नाम लेना शुरू कर दिया। साथ ही जो कुरान की कॉपीज़ थी उनको डिस्ट्रीब्यूट करवाने लगे वो लोगों के बीच में। और ये सब उन्होंने कम्युनिस्ट होने के बावजूद किया। ये सारी वो जनता को ये दिखाना चाहते थे कि मैं कम्युनिस्ट हूँ लेकिन मैं इस्लाम को भी फॉलो कर रहा हूँ, ताकि जो इस्लामिस्ट हैं जैसा कि ईरान में हुआ कल से उनके साथ में नहीं हो जाए। तो उन्हें इसी वजह से उन्हें कहा जाने लगा सेमी साइकोपाथ कंसीडर, उनको लोग करने लगे इस वजह से कि दो रस्तों पर चल रहे हैं, सेमी साइकोपाथ कंसीडर उनको करने लगे। बट फिर भी क्या था कि जो ग्रीड फॉर पावर यानी जो सत्ता की भूख है वो इनके मन में भी थी, तो लोगों ने इन्हें यहाँ से हटा दिया क्योंकि लोगों को ये समझ में आ चुका था कि ये सिर्फ अपने ग्रीड फॉर पावर को शांत करने की कोशिश कर रहा है, अपनी सत्ता की भूख को मिटाने की कोशिश कर रहा है। तो दिसंबर 1979 में इस्लामिस्ट टेक ओवर कर पाते हैं, उससे ये यहाँ पर भी चलने लगा था, अफगानिस्तान में भी धीरे धीरे जो इस्लामिस्ट थे उनको ये बात समझ में आ गई थी कि ये सिर्फ हमें यूज़ कर रहे हैं ये सारी चीज़ें करके, जबकि ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, किसकी बात की जा रही है, यहाँ की बात की जा रही, तो उनके बारे में लोगों को पूरी समझ में आ चुकी थी उनकी आइडियोलॉजी। तो उनको वहाँ लोगों ने वहाँ से हटाना स्टार्ट कर दिया। तो धीरे धीरे जो इस्लामिस्ट थे वो टेक ओवर करने लगे थे अफगानिस्तान पर, क्योंकि वहाँ पर क्या था कि उनके मन में आ चुका था कि इस्लाम अब खतरे में है, इसलिए वहाँ पर ये रिवॉल्यूशंस होने लगे थे। तो उससे पहले ही कि इस्लामिस्ट पूरे अफगान पर टेक ओवर कर पाते, उससे पहले ही क्या होता है कि सोवियत यूनियन यूएसएसआर के द्वारा जो हफीजुल्ला आमीन को मरवा दिया जाता है, तो उनका मर्डर हो जाता है एंड लास्ट वो मर जाते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है कि जो सोवियत यूनियन यानी यूएसएसआर था वहाँ पर भी देखिए ये जो पूरे मरवाने का रीज़न था, उन्होंने क्यों मरवाया था, इसके दो रीज़न वहाँ पर उभर कर आते हैं। दो रीज़न थे इसके, जियोपॉलिटिक्स और आइडियोलॉजी। तो देखिए आइडियोलॉजी क्या था कि जो यूएसए है और सोवियत यूनियन है इनके बीच में जो वॉर चल रही थी,
आप यदि जियोपॉलिटिक्स की बात करें यहाँ पर, तो जो कोल्ड वार के नाम से इसको जाना जाता है। क्यों हो रहा था? क्योंकि लगभग जो पूरा हमारा जो वर्ल्ड था ये 2 पार्ट्स में लगभग डिवाइड हो रहा था। कुछ ऐसे स्टेट थे जो दोनों में नहीं मिल रहे थे और दोनों ये भी नहीं बता रहे थे कि हम इंडिविजुअल हैं और किसी और का भी सपोर्ट वो नहीं कर रहे थे। तो ये बात है यूएसए की और सोवियत यूनियन की। अब यदि आज की कंडीशन हम देखें तो बीच में ही क्या होता है कि सोवियत यूनियन काफ़ी हिस्सों में ब्रेक हो जाता है। ये काफ़ी लंबी हिस्ट्री है, तो इसको मैं कभी आने वाले वीडियो में आपको बताऊंगी। यदि आप जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। आइडियोलॉजी यही थी कि दोनों ही स्टेट क्या चाहते थे कि हमारे पावर्स एक्सपेंड हो और हमारा एरिया ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप हो जाए, मतलब हर कोई अपनी राज्य का विस्तार करना यहाँ पर चाह रहा था। तो हफीजुल्लाह आमीन के बाद में क्या होता है, जब उनको मर्डर करवा दिया जाता है तो सोवियत यूनियन की तरफ से ही फिर नए प्रेसिडेंट को या नए हेड को वहाँ पर बनाया जाता है। तो वो होते हैं बबराक करमाल। बबराक करमाल को हेड ऑफ गवर्नमेंट के रूप में यहाँ पर इंस्टॉल कर दिया जाता है या उन्हें बना दिया जाता है। अब ये पावर में आ चुके हैं, तो इन्होंने पावर में आने के बाद में कुछ अच्छे काम भी किए हैं काफ़ी सारे। जैसे इन्होंने लगभग 2700 से भी ज़्यादा पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिलीज़ करवाया था और कम्युनिस्ट फ्लैग को रिप्लेस किया। इन्होंने एक नया फ्लैग डेवलप किया और उन्होंने ये भी प्रॉमिस किया कि अफगानिस्तान को एक नया कॉन्स्टिट्यूशन हम देंगे, जिससे काफ़ी बेनिफिट वहाँ के पीपल्स को होगा और वहाँ पर काफ़ी सारे डेवलपमेंट आएंगे। उन्होंने फॉरेन ट्रेड को लाने की कोशिश की, नई नई चीज़ों को डेवलप करने की कोशिश की। तो ये सब क्या हो रहा था, यूएसए को दिख रहा था। तो यूएसए को ये सारी बातें हजम नहीं हुई वहाँ पर कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि सोवियत यूनियन अपना कब्जा धीरे धीरे जमाता जा रहा है। तो सोवियत यूनियन अपना इन्फ्लुएंस यहाँ पर जमा चुका है और ये बात बिल्कुल भी यूएसए को हजम नहीं हुई, क्योंकि देखिए यहाँ पर काफ़ी सारे अदर स्टेट भी थे और अदर कंट्रीज भी थी जो इसकी हेल्प कर रही थी। तो यहाँ पर यूएसए ने भी अपनी नई, अमेरिका भी चुपचाप नहीं बैठने वाला था, उसने भी अपना रिवेंज लेने की पूरी कोशिश की अमेरिका ने। और अमेरिका ने क्या किया कि जो अफगानिस्तान के मुजाहिदीन की आइडियोलॉजी को उन्होंने सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया। यानी कि जो मुजाहिदीन थे उनको उन्होंने काफ़ी तरीके से, चाहे वो पैसे के मामले में हो या हथियार के मामले में, उन्होंने पूरी तरीके से अमेरिका ने उनको सपोर्ट प्रोवाइड करने लगा। और CIA ने अपना लार्जेस्ट एवर सीक्रेट ऑपरेशन कंडक्ट किया और ये करने के लिए उन्हें काफ़ी सारी जो फंडिंग थी वो अमेरिका के थ्रू मुजाहिदीन को प्रोवाइड की गई। तो अमेरिका की CIA के साथ साथ पाकिस्तान की ISI, ब्रिटिश सीक्रेट एजेंसी MI6 और सऊदी अरेबिया भी इस्लामिस्ट मुजाहिदीन को सपोर्ट कर रहे थे। क्योंकि इतनी सारी जब कंट्री मुजाहिदीन को सपोर्ट कर रही थी तो वो एक लीडर के रूप में वहाँ पर उभरने लगा। धीरे धीरे उसका काफ़ी वहाँ पर ओहदा बढ़ने लगा मुजाहिदीन का, क्योंकि उसको अमेरिका भी सपोर्ट कर रहा था, सऊदी अरब से सपोर्ट आ रहा था, पाकिस्तान से सपोर्ट आ रहा था और ब्रिटिश एजेंसियाँ भी उसको सपोर्ट कर रही थी। अब बात करते हैं आगे 1988 की। 1988 में क्या होता है कि अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट को डॉक्टर 1988 में अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट डॉक्टर मोहम्मद नजीबुल्लाह, ये जो ये थे, ये जेनेवा से अकॉर्ड करते थे और पाकिस्तान के साथ, जो कि बेसिकली एक पीस एग्रीमेंट वहाँ पर कंडक्ट हुआ था इनके बीच में, कि दोनों देश एक दूसरे के इंटरफेयर नहीं करेंगे, यानी दोनों देश एक दूसरे के मामले में बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करेंगे। और वो इनके गारंटर थे। अब गारंटर कौन थे? एक तो सोवियत यूनियन और यूएसए, यानी USSR और यूएसए, दोनों के बीच में यहाँ पर बिल्कुल एक पीस एग्रीमेंट हुआ था कि अब जो दोनों देश है वो बिल्कुल शांति से रहेंगे और एक दूसरे के मामले में इंटरफेयर नहीं करेंगे। तो यूएसए भी यहाँ पर क्या प्रॉमिस करता है, ये जो पूरा एग्रीमेंट हुआ था यूएसए के द्वारा, वहाँ पर ये प्रॉमिस किया जाता है, यूएसए के द्वारा ये प्रॉमिस किया जाता है कि यूएसए वहाँ पर ये प्रॉमिस करता है कि यदि सोवियत यूनियन यानी USSR अपनी आर्मी यदि अफगानिस्तान से वापस बुला लेता है या वापस हटा लेता है, तो जितना भी सपोर्ट मुजाहिदीन को यूएसए से या अमेरिका से मिल रहा था, चाहे वो फाइनेंशियल हो या हथियार के किसी भी मामले में हो, किसी भी टाइप का जो सपोर्ट उसे मिल रहा था, वो मुजाहिदीन को सपोर्ट अब नहीं करेगा, ना ही वो हथियारों की सप्लाई करेगा। तो ये यूएसए वहाँ पर प्रॉमिस करता है। पर शर्त क्या रखता है कि पहले सोवियत यूनियन यानी USSR अफगानिस्तान से अपनी आर्मी हटा ले। अब 9 साल बाद क्या होता है, यानी बात करते हैं यदि हम नौ साल बाद की यदि बात की जाए, यहाँ पर मान लीजिए 9 साल बाद यानी 9 साल बाद क्या करता है कि जो सोवियत यूनियन है वो अपनी आर्मी अफगानिस्तान से वापस बुला लेता है। जो उनके बीच में जो भी एग्रीमेंट हुआ था उसके तहत
और अफगानिस्तान में अब क्या होता है कि एक नया कॉन्स्टिट्यूशन आता है। जो वहाँ के प्रेसिडेंट थे वो एक नया कॉन्स्टिट्यूशन लेकर आते हैं और वो भी ये चाहते थे कि जो हमारा अफगानिस्तान है वो बाकी स्टेट की तरह वो भी डेवलप हो, यहाँ पर भी फॉरेन ट्रेड आए, यहाँ के पीपल्स भी खुश रहें, खुशहाली हो और यहाँ का भी डेवलपमेंट धीरे धीरे होने लग जाए। तो वहाँ पर एक नया कॉन्स्टिट्यूशन आता है कि अभी तक क्या था वहाँ पर कि एक ही लीडर हुआ करता था और एक ही पार्टी होती थी, लेकिन इस नए कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग क्या होता है कि अब अफगानिस्तान में भी एक पार्टी स्टेट नहीं रहेगा। जैसे कि 1988 में नए पार्टी आती है, वहाँ पर एक स्टेट नहीं रहेगा। और वहाँ पर भी क्या होती है कि नई पार्टी आती है, जो नए चुनाव होते हैं उसमें दो पार्टियाँ खड़ी होती हैं और जो चुनाव जो जीतती है यानी PDPA के नजीबुल्ला की पार्टी इस चुनाव को जीत लेती है जब वहाँ पर चुनाव कंडक्ट करवाए जाते हैं। तो 1990 की बात करते हैं तो 1990 में अफगानिस्तान को इस्लामिक रिपब्लिक डिक्लेयर कर दिया जाता है, यानी जो अफगानिस्तान है उसे क्या कंडक्ट कर दिया जाता है, इस्लामिक रिपब्लिक डिक्लेयर कर दिया जाता है। 1991 की बात करते हैं तो 1991 में क्या होता है, एक साल बाद ही सोवियत यूनियन जो होता है काफ़ी बड़ा स्टेट था वो धीरे धीरे टुकड़ों में बिखर जाता है। क्यों बिखर जाता है, यदि आप इसको पूरा डिटेल में जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन इसकी पूरी बताऊंगी कि जो सोवियत यूनियन था वो छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर जाता है। और एक साल बाद यानी 1992 में जो मुजाहिदीन थे जिनको पूरा पूरा सपोर्ट मिल रहा था अमेरिका से, मुजाहिदीन सिविल वार को जीत जाता है, यानी उनके यहाँ पर भी जो अफगानिस्तान में जो वार चलती रहती है तो वो सिविल वार को जीत जाता है। और इस ग्रुप में भी अब क्या होती है, धीरे धीरे मनमुटाव होने लगता है और फूट पड़ जाती है। और बात करें अब 4 साल बाद यानी 1996 में, तो अब जो है नया शब्द यानी तालिबान उभर कर आता है। अब ये तालिबान क्या होता है, एक पश्तून लैंग्वेज का वर्ड है और इसका जो लीडर था वो था मुल्ला ओमर, यानी कि इसी को जनरली इनका संस्थापक माना जाता है तालिबान का। और ये क्या था, जो तालिबान जो उभर कर आया था इसने ये ग्रुप बनाया था 50 स्टूडेंट के साथ में। और ये जो वर्ड है जनरली इसको रिलेट किया जाता है शिक्षा के साथ में, यानी जो तालिबान शब्द है अफगानिस्तान में बोली जाने वाली पश्तो भाषा का शब्द है और यूनेस्को के अनुसार अफगानिस्तान के करीब, अफगानिस्तान की बात की जा रही है यहाँ पर कि 55% लोगों की यही भाषा है। और इस शब्द का अर्थ होता है विद्यार्थी, यानी जो तालिबान है उसको रिलेट कर सकते हैं आप स्टूडेंट के साथ। लेकिन आज क्या हो चुका है, आज ये बहुत खतरनाक आतंकी संगठन का एक पर्याय बन चुका है। तो टोटल यदि 1979 के बाद में टोटल 20 सालों का इतिहास यदि हम देखें तो 20 साल बाद फिर से तालिबान के कब्जे में अफगानिस्तान आ चुका है। दिसंबर 1979 में सोवियत संघ ने अफगानिस्तान में सेना भेजी थी और सितंबर 1996 में तालिबान ने पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया था। बात करें यदि दिसंबर 2001 की, तो अमेरिका सेना ने तालिबान को खदेड़ दिया था। अप्रैल 2021 में अमेरिका ने सेना की पूर्ण वापसी कर ली, यानी जो अमेरिका था उसने अपनी सेना को वहाँ से वापस बुला लिया। वापस बुलाने के पीछे कारण क्या था, क्योंकि जैसे 1996 की जो हमने बात करी है कि तालिबान ने पूरे इसको कैप्चर कर लिया था, यानी कैसे करा था, सबसे पहले उसने काबुल को, जो वहाँ की काफ़ी डेवलप जगह थी, उसको सबसे पहले उन्होंने कैप्चर कर लिया था। और अमेरिका भी वहाँ पर रिवेंज लेना चाहता था 9/11 के अटैक को लेकर, इसलिए उसने क्या करा, $2 ट्रिलियन और काफ़ी सारे हथियारों के साथ में मुजाहिदीन को सपोर्ट किया था। और उसी सपोर्ट के बदौलत फिर धीरे धीरे वहाँ पर क्या होने लगा, जो वो इस्लामिक कंट्री डिक्लेयर हो गई थी और उसके बाद में मुजाहिदीन के ग्रुप में भी फूट पड़ने लगी। और फिर उसके बाद में जब फूट पड़ जाती है तब जो तालिबान नया उभर कर आया, तो कहीं ना कहीं इसमें आप मान सकते हो कि जो आपसी रंजिश की वजह से ही तालिबान वहाँ पर उभर कर आया है। तो काफ़ी सपोर्ट मिला है इसको। और अब अमेरिका ने क्या करा है कि जो अमेरिका की आर्मी थी उनके बीच में वहाँ के पीपल्स और वहाँ के जितने भी पार्लियामेंट के अधिकारी थे उनका यही था कि हम इतना सारा खर्चा और हमारी आर्मी को अफगानिस्तान में क्यों लगाएं और वहाँ पर जबकि हमें इसका कोई भी बेनिफिट नहीं मिल रहा है। तो उन्होंने अपनी आर्मी को वहाँ से वापस बुला लिया। और अगस्त 2021 की बात करें तो तालिबान का फिर से काबुल पर कब्जा हो चुका है। राष्ट्रपति हाउस पर उन्होंने अपना कब्जा कर लिया और राष्ट्रपति अशरफ गनी देश छोड़कर जा चुके हैं। और वहाँ पर फिर नए प्रेसिडेंट के डिक्लेयर की बात की जा रही है कि 16 अगस्त को ये बात की जा चुकी है कि नया प्रेसिडेंट डिक्लेयर होगा। तो ये जो पूरी इन्फॉर्मेशन है कि आखिरकार वहाँ पर नया प्रेसिडेंट कौन बना है और अभी के क्या हालात है, कैसे क्या तालिबान ने पूरे इस पर अटैक कर लिया है, तो ये पूरी इन्फॉर्मेशन मैं आपको आने वाले वीडियो में प्रोवाइड करवाऊँ। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिए। आप इसके बारे में जानना चाहते हैं कि जो यूएसएसआर था यानी सोवियत यूनियन संघ था उसका ब्रेकडाउन कैसे हुआ है
और क्या पूरी हिस्ट्री रही है इसकी, तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। मैं आने वाले वीडियो में आपको इसकी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाऊंगी। और इसी टाइप के वीडियो यदि आप और चाहते हैं तो इसकी भी मुझे आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।